स्टूडेंट्स, बेटा हमारा फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई फिजिक्स में। फिजिकल वर्ल्ड हो गया और मैथमेटिकल टूल्स उससे पहले हम कर चुके थे, तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है बेटा, तो काइनेमेटिक्स नाम है सेकंड यूनिट का, वो शुरू करेंगे। और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन, आज हम वही शुरू करेंगे भाई। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम आज किसको शुरू करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन को ही शुरू करेंगे। वैसे 9th क्लास में मोशन के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये काफ़ी सारा कुछ पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स सेकेंड यूनिट, उसमें पहला हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो हम किसको पढ़ेंगे आज? यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जो ये सारा है ना यूनिफॉर्म मोशन वगैरह, ये सब कुछ मोशन हो गया काइनेमेटिक्स, सारा का सारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो मैकेनिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है मटेरियल के, मटेरियल के मोशन पे। ठीक है ना, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of the objects, तो फिजिक्स की वो शाखा, फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ? मोशन के साथ, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिक्स के भी आगे जाके बेटा 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, देयर आर फर्दर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, देयर आर 3 पार्ट्स, लिख सकते हो 3 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोल सकते हो या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बोल सकते हो। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या फिजिक्स which deals with the objects which are at rest। तो स्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो किस पे हैं? रेस्ट पे होते हैं, जो मोशन में नहीं है, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, अपनी जगह पे स्थिर हैं, उनको हम क्या, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक्स कहेंगे बेटा। ठीक है, नंबर 2। अब बेटा एक बात है, स्टैटिक्स में क्या है कि स्टैटिक्स में दोनों चीजें आ जाती हैं। मान लो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में कब आ सकता है? जब दोनों तरफ से इक्वल या अपोजिट फोर्स लग रही हो, या इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही हो। इन दोनों सिचुएशन में ये किस पे आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। इस पे ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो तो भी रेस्ट पे रहेगा, और दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स लग रही हो तो भी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना, जैसे इस तरफ फोर्स लगा दी, इस तरफ इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई तो भी किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो रेस्ट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसके ऊपर फोर्स नहीं है। फोर्स हो सकती है, लेकिन दूसरी साइड से भी फोर्स लग जाएगी तो भी किस पे रह जाएगा? वो रेस्ट पे रह जाएगा। ठीक है, और एक प्रकार से न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रहा है
क्या कहता है न्यूटन्स का लॉ कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करता जब तक बाहर से उसके ऊपर, फर्स्ट लॉ था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जा सके, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट। सेकंड नंबर पे है बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the objects which are in motion but the cause of motion is not considered। तो बेटा काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो किस में हैं? मोशन में हैं, लेकिन मोशन का कारण क्या है इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो मोशन किस कारण से हो रहा है इस बात का कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है? बस केवल मोशन में है, ठीक है। काइनेमेटिक्स के बाद में हमारे पास क्या है? डायनेमिक्स है बेटा। तो डायनेमिक्स क्या है? इट इज द branch of mechanics which deals with the objects which are in motion and the cause of motion is also considered। ठीक है बेटा। तो डायनेमिक्स क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है उन ऑब्जेक्ट के साथ जो किस में है? मोशन में है, ठीक है। मोशन में है और उनका जो मोशन का कारण क्या है, किस कारण से वो मोशन में है, वो भी कंसीडर किया जाता है। काइनेमेटिक्स में ये कंसीडर नहीं किया जाता कि वो किस कारण से मोशन में है, और स्टैटिक्स में तो रेस्ट वाली चीज़ ये कंसीडर होती हैं, केवल वही ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं जो किस में है? रेस्ट में है। काइनेमेटिक्स में वो ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं जो मोशन में है, लेकिन मोशन का कारण क्या है ये नहीं कंसीडर किया जाता। सॉरी। और अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो इसमें क्या है? वो ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं जो मोशन में हैं और मोशन का कारण क्या है ये भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्ट इन मोशन और मतलब मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का जो हमारे पास कितने पार्ट हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमने शुरू कर रखा है, तो इसके अंदर पहला जो है हमारे पास वो किसकी ब्रांच है? वो मैकेनिक्स में ही आती है। तो मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन, मोशन के साथ डील करती है, और ये तीन पार्ट है मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। अब बेटा रेस्ट क्या है और मोशन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड
एंड मोशन। तो पहले देखो रेस्ट क्या है। तो बेटा एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest कब? if it does not change its position, if it does not change its position with respect to टाइम। ठीक है, अगर वो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसमें उसको किस में कहेंगे? वो रेस्ट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर है बेटा, टाइम बढ़ रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ये मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा टाइम के हिसाब से, तो ये किस में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में कौन सी चीजें होती हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम? सेकंड है बेटा मोशन। भाई मोशन हमारे पास है, क्या होता है मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to time। तो एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम किस में कहेंगे? मोशन में कहेंगे बेटा। ठीक है, अब रेस्ट एंड मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। कैसे भाई? कैसे एक दूसरे के रिलेटिव है? तो बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जरूरी नहीं है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में रहेगा, तो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी हो सकता है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम बस के दूसरे जो हमारे यात्री हैं, साथी जो यात्री हैं, जो ट्रैवलर हैं साथी, तो उनकी रिस्पेक्ट में, जो पैसेंजर है साथी, उनकी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम तो रेस्ट में हैं। जो सराउंडिंग पैसेंजर जो है हमारे, उनकी रिस्पेक्ट में देखें, बस वाले जो पैसेंजर सारे बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, तो उनकी रिस्पेक्ट में तो हम किस में हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन अगर बस से बाहर देखें तो हम किस में हैं? मोशन में हैं। ठीक है ना, तो बस की रिस्पेक्ट में जैसे सारे के सारे रेस्ट में हो गए, लेकिन बस जो चल रही है, बस भी चल रही है, तो बस के बाहर वो सारे के सारे किस में होंगे? मोशन में होंगे। तो मोशन और रेस्ट क्या है? एक दूसरे के रिलेटिव है बेटा। ठीक है ना, चलो अब है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार का है? टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बेटा। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो या ट्रांसलेटरी मोशन बोल दो। तो पहला है हमारे पास रेक्टिलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एक ही आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन।
ठीक है बेटा, तो ट्रांसलेटरी मोशन या रिक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, लेटरी। देखो ये क्या होता है, अगर केवल एक ही एक्सिस चेंज कर रहा हो, देखो एक्स वाई जेड तीन है ना, केवल एक एक्सिस टाइम के हिसाब से चेंज करे तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे बेटा। हमारे पास तीनों एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड, और अगर टाइम के हिसाब से केवल एक ही एक्सिस चेंज करे तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अब ट्रांसलेटरी क्या है, रेक्टिलिनियर में तो क्या है कि ऑब्जेक्ट के केवल एक ही पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है, केवल मतलब क्या बोलें, केवल उसका मास बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है ना। और ट्रांसलेटरी में मास क्या हो जाता है, पॉइंट मास की बजाय एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है जिसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, इट इज द मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line, ठीक है ना, केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन it is the motion of a point mass object moving in straight line। अब बेटा ये पॉइंट मास क्या है, देखो पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी डायमेंशन इतनी मायने नहीं रखती, डायमेंशन उसकी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब फॉर एग्जांपल मान लिया हमने एक कार ले ली, ठीक है ना, और अगर हम उस कार का मोशन देखें, अगर उस कार ने सारा 1 मीटर चलाओ तो वो पॉइंट मास नहीं है, और अगर उस कार ने 1000 किलोमीटर चल दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट मास हो जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के साइज के रिलेटिव में डिस्टेंस कवर्ड जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का जो है उसके साइज के हिसाब से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कवर हो जाए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या लेके चलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें पॉइंट मास की बजाय ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट मास नहीं है, इट इज द मोशन इन विच object is moving in a straight line which is not a point mass object, ठीक है बेटा। अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है तो बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, अगर पॉइंट मास नहीं है तो कौन सा बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये है भाई, स्लोप है वजह से ये हमारे पास क्या हो गया है कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, इस तरह से ले लो, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया है कि स्ट्रेट लाइन होगी। अगर इस पे ये बॉक्स जो है ये स्लिप कर गया, ये बॉक्स स्लिप कर गया, तो बॉक्स स्लिप करेगा तो ये बॉक्स किस में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है।
इस बॉक्स के जो हर एक जो पार्टिकल हैं, इस बॉक्स के हर एक पार्टिकल क्या हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितना ये बॉक्स करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मास नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर है वो थोड़ी है बॉक्स के साइज के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे इसको। और अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे बेटा, ठीक है। पॉइंट मास कौन सा होता है, जो वो मतलब जिसकी डायमेंशंस, जिसका जो आकार है वो मतलब इतना देखा नहीं जाता, वो नेग्लेक्जिबल है, उसको हम छोड़ देते हैं, वो मायने नहीं रखता कि आकार क्या है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट अगर 1000 किलोमीटर कवर कर जाए कोई कार, तो वो क्या लेके चलेंगे, हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जो मतलब डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो जाए, कवर बहुत ज़्यादा कर जाए, तो वो क्या है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है बेटा। सेकेंड है भाई सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ये भी उसी तरह है। सर्कुलर मोशन तो कौन सा होगा, it is the motion in which an object, कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, इन विच ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, इन विच ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट moves in a circle about a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट। तो जिसमें एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कल में मूव करता रहे, तो वो क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसमें क्या लिया है, पॉइंट मास लिया है, ठीक है। सेकंड है भाई रोटेटरी मोशन, इसी में रोटेटरी मोशन। सेकंड हमारे पास सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन था ना, तो रोटेटरी मोशन। It is the motion in which an object which is not point mass moves in a circle about a fixed point। अगर वो पॉइंट मास नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। और अगर वो पॉइंट मास है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। थर्ड है बेटा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो बेटा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में जैसे पेंडुलम है हमारे पास, पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है, तो अगर हम इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से इधर ले गए और छोड़ दिया तो ये किस में हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन में हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ऑसिलेटरी मोशन में हो जाएगा। अगर हम इसको पेंडुलम को मीन पोजीशन से ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया तो ये किस में हो जाएगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन में हो जाएगा। और जो ये मैक्सिमम जो इसने डिस्टेंस कवर की है मीन पोजीशन से ऊपर तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हो जाएगी। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो किस में होगा, ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन इन विच एम्पलीट्यूड इज मोर, तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है बेटा, देखो ये जैसे टू एंड फ्रो मोशन तो है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत छोटा है, इधर बस हल्का सा ऐसे ऐसे हिलेगा। तो क्या एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। ऐसे जैसे मीन पोजीशन के अबाउट एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है। और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या है, दीज आर दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी पार्टिकल बोल सकते हो, जैसे अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इफ एम्पलीट्यूड इज लार्ज देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे। इफ एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा एम्पलीट्यूड हो, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो वो किस में हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन में हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन में, जैसे लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद में सर्कुलर मोशन पढ़ा, फिर रोटेटरी मोशन, सर्कुलर रोटेटरी के बाद में अभी हमने जो किया है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन किया है। ऑसिलेटरी कब होता है, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। वाइब्रेटरी कब होता है, जब एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।